नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक, राष्ट्रपति शासन समेत दूसरे विकल्पों पर चर्चा। कांग्रेस का राज्य में संवैधानिक संकट से इनकार। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने की खबर को उत्तराखंड की संसदीय कार्य मंत्री ने बताया अफवाह। सदस्यता पर स्पीकर का फैसला आज, हरीश रावत सरकार का शक्ति परीक्षण कर। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाक जांच एजेंसी का भारत दौरा आज, एयरबेस के टेक्निकल एरिया में जाने की नहीं होगी अनुमति, गवाहों से पूछताछ की इजाजत। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी, अगले 48 घंटे तक ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की सलाह। लेह में हिमस्खलन की चपेट में आए लापता जवान का शव बरामद। और टी20 विश्व कप में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मुकाबला, विजेता टीम को मिलेगा सेमीफाइनल में प्रवेश। नागपुर में भिड़ेंगी वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमें। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के ताजा हालात पर कल रात केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि बैठक में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन समेत सभी विकल्पों पर विचार किया गया। और इस बीच कांग्रेस ने राज्य में किसी भी संवैधानिक संकट से इनकार किया है। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के जरिए उत्तराखंड के कांग्रेस सरकार को हटाने की तैयारी कर रही है। हरीश रावत सरकार को कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। उत्तराखंड में राजनीतिक हालात कल पल पल बदलते नजर आए। सारे घटनाक्रम के बीच शनिवार रात सियासी सरगर्मी अचानक बढ़ गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए और उत्तराखंड मसले पर कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर विचार की अटकलों की पृष्ठभूमि में ये बैठक हुई है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले पर अंतिम फैसले के लिए आज फिर कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इन खबरों के बाद कांग्रेस ने भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राष्ट्रपति रूल लगाने के लिए आप ये कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हो, ये कभी हुआ है? आपने इसको खिलवाड़ समझा हुआ है? लोगों की राय, मत, वोट का कोई कदर नहीं। बैठक से पहले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला। बीजेपी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हरीश रावत जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। यदि बहुमत की सरकार होती तो वो इस प्रकार की सौदेबाजी नहीं करते। और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति से हमने निवेदन किया है कि अब मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप इसमें आवश्यक कार्रवाई करिए और राष्ट्रपति शासन लागू करें। शनिवार रात ये भी खबर आई कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन देर रात वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री इंदिरा हृदयेश ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि बागी नेताओं की सदस्यता खत्म नहीं हुई है, ये महज अफवाह है। इस बीच पूरे उत्तराखंड में धारा 144 लगा दी गई है और सभी विधायकों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर आज फैसला हो सकता है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों के वकीलों को आगे की सुनवाई के लिए आज सुबह 9 बजे का वक्त दिया है। बागी विधायकों ने कल विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब दे दिया, साथ ही उन पर लगे आरोपों से जुड़े और दस्तावेजों की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। उच्च मर्यादाओं को स्थापित रखना निश्चित रूप से इस संवैधानिक पद होने के कारण माननीय अध्यक्ष जी की होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी संविधान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए अध्यक्ष की मर्यादा के तहत निश्चित रूप से न्याय करेंगे। सभी विधायकों का जवाब लेकर के आए थे और उनके वकीलों के साथ 2.5 घंटे की हियरिंग के बाद
कुछ कागज उन्होंने मुझसे मांगे, वो कागज सूचनाएं वो हमने उनको उपलब्ध कराई, और कुछ और उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए कहा, उसको मैंने उनको कल 9 बजे तक का समय दिया गया है। आपकी जो रिक्वेस्ट है कागज की, वो मैं कागज आपको कल दे दूंगा। तो हमने कहा साहब कागज तो आप दे देंगे, पर हम उसका करेंगे क्या अगर हम उसका जवाब न दे पाए और हम अपना पक्ष न प्रस्तुत कर पाए उसको देखने के बाद, तो देना न देना बेकार है। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए कोई पसले रेंग नहीं होगी इसमें। और फोन लाइन पर देहरादून से स्थानीय पत्रकार सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ताज़ा अपडेट। सुभाष, उत्तराखंड के सियासी हालात की ताज़ा स्थिति क्या है, साथ ही बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर स्पीकर आज फैसला लेंगे, इस पर जानकारी चाहेंगे। जी, कल दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होने के बाद से उत्तराखंड में ये चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही हैं। तमाम मीडिया ने भी इन चर्चाओं को सूत्रों के हवाले से खबर के रूप में परोसा है कि विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उनकी तरफ से इतना बताया गया कि सुनवाई हो गई है और आज साक्ष्य देने के लिए जो कि बागी विधायकों के वकीलों ने मांगे थे, उन्हें 9 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो दूसरी तरफ जो बागी विधायक हैं उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके घरों पर आईटीबीपी तैनात कर दी गई है और सरकार की तरफ से जैसा कल से कहा जा रहा है वो स्टिंग को फर्जी और एक साजिश बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की में सियासी पारा काफी चढ़ चुका है इसे लेकर कि स्टिंग सही है और स्टिंग गलत है। जी सुभाष, ऐसी भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि जो उत्तराखंड विधानसभा है वहां पर मीडिया पर्सन्स के जाने पर रोक लगा दी गई है, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, मीडिया के सारे पास कैंसिल कर दिए गए हैं और अब नए सिरे से पास जारी करने की कवायद चल रही है यहाँ पर। और ये बताया जा रहा है कि बहुत कम मीडिया पर्सन्स को विधानसभा में जाने के पास दिए जाएंगे। विधानसभा की सदन की गैलरी तो छोड़िएगा, विधानसभा परिसर में घुसने के लिए भी अब जो पहले से जारी सचिवालय के पास हैं वे वैलिड नहीं बचे हैं। इसके साथ ही विधायकों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि विधायक अकेले विधानसभा परिसर में जाएंगे। वहां बहुत कड़ी सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं। उन्हें अपनी गाड़ी ले जाने की भी अब छूट नहीं होगी और अपने साथ किसी और को नहीं ले जाएंगे। और साथ ही दर्शक दीर्घा के पास भी कल के लिए जारी नहीं की जा रहे हैं। ठीक है, तमाम अपडेट्स पर आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और इससे पहले उत्तराखंड के सियासी संकट में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब बागी कांग्रेस विधायकों ने एक स्टिंग जारी कर दावा किया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने इसे साजिश करार देते हुए सीडी को फर्जी बताया है। उत्तराखंड में जारी सियासी संकट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में पत्रकार वार्ता में स्टिंग की सीडी भी जारी की और दावा किया कि मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद विधायकों को इस स्टिंग में 15 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश कर रहे हैं। आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरी जानकारी में है भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को जान का खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। स्टिंग के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी तुरंत उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस स्टिंग को झूठा करार दिया है। मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फाल्स है। जो ये झूठ है जो बनाया गया है ये इसी गठबंधन की उपज है। एक चुनी हुई सरकार जो आज भी बहुमत में है, 28 को भी बहुमत में रहेगी और उसके बाद भी बहुमत में रहेगी, उसके साथ एक लोकशाही के साथ जो है ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को शनिवार शाम तक विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को जवाब देने के लिए और समय देने की अपील ठुकरा दी थी। इससे पहले शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने भी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कल राज्यपाल एनएन वोहरा से मिलकर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री उनका बनना तय हो गया है। पीडीपी और बीजेपी जल्द ही बैठक कर मंत्रिमंडल और सरकार गठन की तारीख पर फैसला करेंगी। करीब 2.5 महीने के असमंजस के बाद जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में नई सरकार बनने जा रही है। शनिवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी नेताओं के साथ जम्मू में राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। We are very thankful to the BJP party for extending their unconditional support to us. The agenda of alliance का जो basic purpose था, that was to keep Jammu and Kashmir together. I mean जो हमारे पोर्टफोलियो हमारे पास हैं वो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी के पास हैं वो हमारे हैं, तो पोर्टफोलियो में क्या झगड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी का जो फैसला है कि हम पीडीपी को जो है सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, वो लेटर ऑफ सपोर्ट जो है मैंने गवर्नर साहब को दिया है। वी शैल सिट टुगेदर एंड डिस्कस logistics and various things how to form the government. We have no differences on agenda of alliance and we are committed to that. इससे पहले जम्मू में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें गठबंधन के एजेंडा के आधार पर पीडीपी को समर्थन देने का फैसला किया गया था। कांग्रेस ने देरी से सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियों की आलोचना की है। समय लिया, लेकिन ये पहले भी कर सकते थे। अगर यही करना था तो ये इनको पहले ही करना चाहिए था। गुरुवार को श्रीनगर में विधायकों की बैठक में महबूबा मुफ्ती को पीडीपी विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी पीडीपी गठबंधन को लेकर बीते करीब 2.5 महीने से सियासी रस्साकसी चल रही थी। मंगलवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सरकार गठन को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 8 जनवरी से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां रंगापारा और करीमगंज में होनी हैं। इससे पहले असम में 5 रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने जहां सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाए तो वहीं अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर असम। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में 5 चुनावी रैलियां की। उन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हुए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की जमकर तारीफ की, तो वहीं असम की बदहाली के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे हैं। कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा थी। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं। मुझे 5 साल मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। प्रधानमंत्री का कहना था कि असम के तकरीबन 2000 गांव ऐसे हैं जहां अब भी बिजली नहीं है। उन्होंने असम सरकार पर केंद्र से जारी हुए पैसों का हिसाब न देने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने खुद को असम के चाय बागानों में काम करने वालों का कर्जदार बताया और बड़े दिलचस्प अंदाज में उनसे कर्ज चुकाने की अपील की। चाय की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन ज्यादा लगता है, क्योंकि आप भी की तो चाय थी जिसको उबाल करके मैं लोगों में ऊर्जा भरता था और जिंदगी का बचपन गुजारा करता था। मुझे कर्ज चुकाने का मौका मिला है। आसाम में ऐसी सरकार बनाइए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और आसाम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। प्रधानमंत्री ने विकास को बीजेपी का एजेंडा बताते हुए अपनी केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाईं। उनका कहना था कि केंद्र सरकार मुद्रा योजना के तहत अब तक 3.25 लाख लोगों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। प्रधानमंत्री ने तिनसुकिया, माजुली, बिहपुरिया, बोकाघाट, जोरहाट में 5 अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। 126 विधानसभा सीटों के लिए असम में 4 और 11 अप्रैल को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी
और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैलियों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी असम में 30 मार्च को चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष पहले चरण की सीटों के लिए 29 और 31 मार्च को रैली करेंगे। राहुल गांधी का 4 और 8 अप्रैल को भी चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। हालांकि इन सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सोनिया गांधी 13 अप्रैल को 2 सभाएं करेंगी, जबकि राहुल गांधी 2 अप्रैल को 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवाद पर वैचारिक बहस को आगे बढ़ाने का इरादा जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी ने पहला दौर जीत लिया है। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना आधार गंवा चुकी है और बीजेपी अब मुख्य पार्टी के रूप में उभर रही है। दिल्ली में शनिवार को प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। इसका शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस मौके पर अरुण जेटली ने दावा किया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है और वो क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने लगी है। गठबंधन बना, उसके साथ हम भी जुड़ जाएं, थोड़ी सी सीट हमें दे दो। डीएमके का गठबंधन बना तो तमिलनाडु में थोड़ी सी सीट हमें दे दो। बंगाल में सीपीएम का बना तो थोड़ी सी सीट हमें दे दो। तो मैंने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस इज न्यू टेल एंडर ऑफ एवरी अलायंस। अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी का मकसद गरीबी दूर करना और देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई व्यवस्थाएं बना रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार चल रही है। केवल ईमानदार व्यक्ति नहीं है, व्यवस्थाएं इस तरह की बनाई जा रही है देश में कि जहां भ्रष्टाचार और बेईमानी का कोई स्कोप ही न बचे। अरुण जेटली ने कहा कि देश की एकता के लिए पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी और राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल आज भारत का दौरा करेगा। 5 सदस्यीय जांच टीम को 3 दिन का वीजा दिया गया है। हालांकि उन्हें जांच के दौरान एयरबेस के टेक्निकल एरिया में जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही जांच टीम एसपी सलविंदर सिंह और उनके रसोइये से पूछताछ नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी जांच दल में सेना और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत से मिले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर 18 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे और 6 आतंकी मार गिराए गए थे। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। इसमें वो कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की 18वीं कड़ी होगी। लोग ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये कार्यक्रम दिन के 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से प्रसारित होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव की बर्खास्तगी का मुद्दा उठाएंगे। राव ने शनिवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर गतिरोध भी पैदा किया, जिसके चलते कार्यवाही को कुछ देर तक के लिए रोकना पड़ा। विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के खुदकुशी के विरोध में कुलपति अप्पा राव को हटाने की मांग कर रहे हैं। 22 मार्च को उनके 2 महीने बाद छुट्टी से लौटने पर भी छात्रों ने जमकर विरोध किया। और इधर पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जारी बर्फबारी से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में
लाहौल स्पीति और किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ है। भारत तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग पर उरली के करीब कल भूस्खलन से यातायात 12 घंटे बाधित रहा। बर्फबारी और हिमस्खलन से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में यातायात बाधित है। राज्य प्रशासन सड़कों पर जमी बर्फ हटाने में जुटा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान और बर्फबारी का अनुमान जताते हुए लोगों को पहाड़ी इलाकों में न जाने की सलाह दी है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी के बाद से प्रशासन ने भी कमर कस ली है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी और बारिश के दौरान कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी 5 दिनों तक बंद रहा। लेह के तुर्तुक इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आए लापता सेना के जवान राइफलमैन सुनील राय का शव मिल गया है। शुक्रवार को सेना के 2 जवान उस वक्त हिमस्खलन की चपेट में आ गए जब वो गश्त पर निकले थे। लॉन्स हवलदार भवन तमांग को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके में हिमस्खलन में एक जवान की जान चली गई थी और इससे पहले 3 फरवरी को सियाचिन में नियंत्रण रेखा के पास सेना के अधिकारी समेत 10 जवान हिमस्खलन की चपेट में आने के चलते शहीद हो गए थे। शुक्रवार को लीबिया में हुई बमबारी में केरल की एक नर्स और उसके 18 महीने के बेटे की मौत हो गई। हमला सबरथा इलाके में हुआ जब सुनु अपने बेटे के साथ घर के पास थी। उसी वक्त बम का गोला अपार्टमेंट परिसर में आकर गिरा। सुनु मूल रूप से केरल की रहने वाली थीं। वो 2012 से अपने पति के साथ लीबिया में रह रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हादसे की पुष्टि करते हुए वहां रह रहे भारतीयों से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र छोड़ने की अपील की है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा कि सरकार लीबिया में रह रहे भारतीयों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वहीं यमन में बंधक बनाए गए केरल के पादरी को भी छुड़ाने की कोशिश तेज हो गई है। पादरी को एक आतंकी समूह ने बंदी बनाया हुआ है। For that purpose, I immediately tried to contact the Union Minister for Western Affairs, but I am told that she will call back. I am expecting the call. At the same time, I am trying to contact the Indian Embassy in Libya also. So we will do our best to bring back all of them. अमेरिका में व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से टिकट हासिल करने की दौड़ में हिलेरी क्लिंटन को शनिवार को दोहरा झटका लगा। डेमोक्रेटिक दावेदार बर्नी सैंडर्स ने अलास्का और वाशिंगटन प्राइमरी में जीत दर्ज की है। अलास्का में बर्नी सैंडर्स को 72% तो वाशिंगटन में 79% से ज्यादा वोट मिले। डेमोक्रेट दावेदारों में आगे चल रही हिलेरी क्लिंटन के लिए वाशिंगटन में हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक क्लिंटन को 1697 डेलीगेट्स मिले हैं, जबकि बर्नी सैंडर्स को 976 डेलीगेट्स मिले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी के लिए कुल 4763 डेलीगेट्स में से 2382 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी है। और खबरें खेल जगत से। T20 विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करो या मरो का मुकाबला होगा। ये मुकाबला मोहाली में होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया दोनों के 4-4 अंक हैं और इस मैच में मिली जीत सेमीफाइनल में जगह दिलाएगी। दोनों ही टीमों ने पिछले मैच में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने जहां पाकिस्तान पर आसान जीत हासिल की, तो वहीं भारत ने बांग्लादेश पर एक रोमांचक जीत दर्ज की। वहीं नागपुर में एक दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होना है। वेस्टइंडीज की टीम लगातार 3 जीत के साथ पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ वो आज भी विजयी क्रम बरकरार रखना चाहेगी। वहीं अफगानिस्तान की कोशिश वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की होगी। जोस बटलर के तूफानी अर्धशतक और गेंदबाजों के सराहनीय प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने शनिवार को T20 विश्व कप के रोमांचक मैच में श्रीलंका को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। सुपर 10 राउंड के ग्रुप 1 के मैच में जीत दर्ज करके इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड तीसरी टीम है।
न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुके हैं और वहीं इंग्लैंड की इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का सफर भी वर्ल्ड T20 में खत्म हो गया। Swings hard. Now Chanaka has to do something here. Very good. Excellent from England. Look what it... और वहीं न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप T20 में विजय अभियान जारी रखा है। कोलकाता में उसने बांग्लादेश को 75 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 15.4 ओवरों में 70 रन पर सिमट गई। केन विलियमसन ने 32 गेंदों पर 42 रनों की धमाकेदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। न्यूजीलैंड ने ग्रुप 2 में अपने सभी मैच जीते हैं और अंक तालिका में शीर्ष पर है, तो वहीं बांग्लादेश कोई भी मैच नहीं जीत सका और टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक, राष्ट्रपति शासन समेत दूसरे विकल्पों पर चर्चा। कांग्रेस का राज्य में संवैधानिक संकट से इनकार। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने की खबर को उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री ने बताया अफवाह। सदस्यता पर स्पीकर का फैसला आज, हरीश रावत सरकार का शक्ति परीक्षण कल। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाक जांच एजेंसी का भारत दौरा आज, एयरबेस के टेक्निकल एरिया में जाने की नहीं होगी अनुमति, गवाहों से पूछताछ की इजाजत। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी, अगले 48 घंटे तक ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की सलाह। लेह में हिमस्खलन की चपेट में आए लापता जवान का शव बरामद। और T20 विश्व कप में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मुकाबला, विजेता टीम को मिलेगा सेमीफाइनल में प्रवेश। नागपुर में भिड़ेंगी वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमें। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए खास कार्यक्रम मीडिया मंथन।